नमस्कार दोस्तों, न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से ऑपरेशन जो है सिंदूर वो जारी है, किस तरीके से पाकिस्तान लगातार एक के बाद एक भारत के हमले झेल करके खून के आंसू रो रहा है और किस तरीके से एक के बाद एक पाकिस्तान के भीतर की हलचल जो है वो पाकिस्तान को कमजोर कर रही है। अभी जो लेटेस्ट जो हमारे पास जानकारी है उसमें पाकिस्तान पे भारत के हमले तो जारी है ही, लेकिन इसी बीच बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी झंडे की बगावत, पाकिस्तानी झंडे उतार कर सरकारी दफ्तरों पर अब बलूच अपना झंडा फहरा रहे हैं। पाक झंडे जहां भी दफ्तरों पे देखा जा रहा है वहां पर उसे उतार दिया जा रहा है। पाक झंडा देखो उतारो नया आंदोलन बलूचिस्तान में शुरू हो गया है। कमिश्नरेट, नगर पालिका, पंचायतों सभी जगह सभी सरकारी भवनों से पाकिस्तान का झंडा उतार कर वहां बलूच का झंडा लहराया जा रहा है। बलूच के जो राष्ट्रगान है उस राष्ट्रगान को बजाया जा रहा है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी झंडा उतारने की बगावत हुई है और अपने आप को आजाद करने की, अपने आप को आजाद मुल्क के तौर पर जो है बलूचिस्तान अपने आप को घोषित कर रहा है। क्वेटा की राजधानी जो क्वेटा है वहां बलूचिस्तान की राजधानी के रूप में उसे देखते हैं। बलूचिस्तान ने पाक से अलग जो है एक ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये क्वेटा की है। वहां पर जो सरकारी भवन है उस भवन के ऊपर पाकिस्तान के झंडे को हटा कर वहां बलूचों ने अपना झंडा फहरा दिया है और वहां पर राष्ट्रीय गान जो है बलूच का, वो बलूच का राष्ट्रीय गान भी बजाया गया। जो कमिश्नरेट है, नगर पालिका के जो ऑफिस है वहां भी, स्कूलों में, कॉलेजों में, सभी जगह बलूचिस्तान पाकिस्तानी झंडा उतार करके अपना फहरा रहे हैं और आजादी का जश्न मना रहे हैं। बलूच जनता बोली अब नहीं चाहिए पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के भीतर से पाकिस्तान का एक और टुकड़ा। बलूच स्वतंत्रता संग्राम ने रफ्तार पकड़ी है, गति पकड़ ली है और अब अपने आप को आजाद घोषित कर रहे हैं। झंडा बदल करके पाकिस्तान का झंडा उतार के बलूचिस्तानी अपना झंडा, BLA जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रही है और पाकिस्तान के झंडे को उतार के बलूचिस्तान में अपना झंडा लगा रही है। क्वेटा जो राजधानी है, ग्वादर, खजूरदार, बसूली में सभी जगह जो है ये झंडे उतारे गए हैं। बलूचिस्तान ने पाक के अलग राष्ट्र की एक हुंकार बढ़ी है। दफ्तर, स्कूल, कॉलेज और सरकारी भवन सभी जगह जो है बलूच अपना झंडा लगा रहे हैं और पाकिस्तान के झंडे को उतार रहे हैं और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वो पोस्ट कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहें कि पाकिस्तान के भीतर से जो आवाज उठ रही है वो आवाज जो है पाकिस्तान की सेना को डराने वाली है, चिंतित करने वाली है, क्योंकि बलूचिस्तान का आंदोलन जो लंबे समय से, आज़ादी के बाद से ही, यानी 1948 से ही जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन को अब इस हमले जो ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से चलाया जा रहा है उसका फायदा उठाते हुए, या यूं कहे कि पाकिस्तान जिस तरीके से कमजोर पड़ता दिख रहा है इस ऑपरेशन के जरिए, उसी में बलूचिस्तान के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो लोग हैं, वो पाकिस्तान का झंडा उतार करके अपना राष्ट्रगान बजा रहे हैं और अपने आप को पाकिस्तान से अलग, स्वतंत्र और आजाद घोषित कर रहे हैं। बलूच नेताओं ने स्वतंत्रता की खुली चेतावनी दी है और पाकिस्तान का नक्शा बदलने की बात कहने की बात कही है। कहा है कि पाकिस्तान का नक्शा जो है बलूच जो है वो बदल देंगे। पाकिस्तान की जड़ें जो है, पाकिस्तान की जनता जो है वो हिला रही। बलूचिस्तान में पाकिस्तान तो पाकिस्तान सा बदलने वाला है, बलूच जो कह रहे हैं। और लगातार जो है बलूचिस्तान में जो स्वतंत्रता सेनानी है, बलूच लिबरेशन आर्मी जो है, उनका संघर्ष जारी है और सभी सरकारी भवनों से पाकिस्तान का झंडा उतार दिया गया है और वहां पर बलूचों ने अपना झंडा लहरा दिया। केवल झंडा ही नहीं लहराया बल्कि बलूच का जो स्वतंत्रता सेनानी है, जो उसका राष्ट्रगान है, उस राष्ट्रगान को बजा करके स्वतंत्रता का आगाज जो है वहां से किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है, युद्ध शुरू हो चुका है। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर से जो हाहाकार बचा हुआ वो हम और आप सब देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के हर आतंकी और आतंकी के पीछे खड़े लोगों को और संस्थानों को टारगेट किया जा रहा है भारत की तरफ से और हिंदुस्तान के हमले से पाकिस्तान के भीतर हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान के सांसद संसद में रो रहे हैं, अपने खुदा से राहत की दुआ मांग रहे हैं। सेना और आतंकियों को 72 हुरों के पास
पहुंचाया जा रहा है। भारत पाकिस्तान पर चौतरफा हमला कर रहा है। सिंधु जल संधि स्थगित करके एक क्षेत्र में जहां सूखा लाया गया, वहीं बालागीर बांध के सभी गेट को खोल करके बाढ़ जैसी स्थिति भी पाकिस्तान में पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सेना को फ्री हैंड देने के साथ साथ सीमा की सुरक्षा में लगे बीएसएफ को भी खुली छूट जो है सरकार ने दे दी है और किसी भी संदिग्ध को देखते ही गोली मारने के आदेश जो है वो दिए गए हैं। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन 300, जिसे SU-300 S-300 कहते हैं, और सुदर्शन 400 यानी S-400 का जलवा जो है भारत पाकिस्तान सीमा पर कायम है। सीमा पर तैनात ये एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान की तरफ से आ रहे सभी हमलों को नाकाम कर रहे हैं, लगातार नाकाम कर रहे हैं। भारत ने मेघालय से लगी बांग्लादेश की सीमा पे जो क्षेत्र है वहां पर भी कर्फ्यू लागू कर दिया है और वहां पर बीएसएफ को निर्देश दिया है कि कोई भी संदिग्ध दिखे तो सीधे गोली मार दिया जाए। पाकिस्तान के पर एक के बाद एक अब तक भारत ने 27 ड्रोन हमले किए, जिनमें से 24 हमलों को पाकिस्तान ने इंडोर्स किया, यानी पाकिस्तान ने माना है कि भारत ने 24 हमले किए हैं। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, गुजरावाले, रावलपिंडी सहित 27 चुनिंदा ठिकानों पर भारत ने बम की वर्षा की है ड्रोन के माध्यम से। पाकिस्तान भी जवाबी हमले के लिए हाथ पैर मार रहा है, लेकिन उसके हर हमले को भारत का डिफेंस सिस्टम फेल कर दे रहा है। पाकिस्तान अपने फेल हो रहे अटैक सिस्टम और भारत के हमले को ट्रैक नहीं कर पाने वाले अपने चाइनीज सिस्टम का रोना रो रहे हैं। पाकिस्तान की सेना और सरकार चीन से इस बात को लेकर नाराजगी भी जाहिर की है कि चीन ने उसे घटिया और नाकाम सिस्टम दिया है। उनका कोई भी सिस्टम भारत के अटैक को अपने सामने कामयाब नहीं होने दे रहा है। जिस मेड इन चाइना HQ-9 लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बूते पाकिस्तान भारत के हमले को नाकाम करने का दम भरता था, वह फेल हो चुका है। HQ-9 सिस्टम किसी भी भारतीय अटैक को अब तक ट्रैक नहीं कर पाया है। यह सिर्फ मिलिट्री के फेलियर नहीं बल्कि एक डिप्लोमैटिक एम्बैरेसमेंट भी है पाकिस्तान के लिए। सिस्टम की इस नाकामी के बाद पाकिस्तान में चीन के खिलाफ माहौल बनता जा रहा है। इस बीच चीन की तरफ से भारत और पाकिस्तान को तनाव कम करने की सलाह दी जा रही है और साथ में चीन यह भी कह रहा है कि वह किसी भी तरीके के आतंकवाद के खिलाफ है। अभी विदेश मंत्रालय की तरफ से मीडिया को स्थिति साफ की गई है और कहा गया है कि भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान में आतंकियों को मारा है बल्कि पाकिस्तान की पोल खोलते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पाकिस्तान में सेना आतंकियों के जनाजे में शामिल होती है। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को रोकने के प्रति कितना गंभीर है। इसी बीच बलूच ने जो अपनी आजादी की घोषणा की है, इस पर भी हम आज बातचीत करेंगे और आज जो सिस्टम जो आज हम चर्चा करेंगे और ये जो प्रश्न हम आज उठा रहे हैं कि क्या यह युद्ध का आगाज है? क्या जो 27 जगह पे पाकिस्तान में ड्रोन हमले किए गए, क्या यह युद्ध का आगाज है? क्या पाकिस्तान आतंकियों को पालना और उसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना छोड़ देगा? क्या भारत को खुलकर बलूचों का साथ देना चाहिए? इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और क्या बलूच को एक अलग राष्ट्र के रूप में पहचान दे देनी चाहिए और भारत को उसे रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए? करेंगे इस पर चर्चा। और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं विक्रम मिस्री, जो कि अभी थोड़ी देर पहले संवाददाता को प्रेस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने स्थिति को साफ करते हुए क्या कहा, एक छोटी सी झलक उनको सुन लेते हैं। उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि भारत और पाकिस्तान में जो भी युद्ध का आगाज हो चुका है, उसमें दोनों देशों की अपनी मिलिट्री शक्ति यानी सैन्य शक्ति क्या है, वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे। लेकिन पहले विक्रम मिस्री जी ने जो कहा है वो सुनते हैं। एक प्रेस वक्तव्य जारी करने की बात चल रही थी, तो आप सोचिए किस देश ने TRF का, द रेजिस्टेंस फ्रंट का, उसमें मेंशन किया जाना, उसको अपोज किया। पाकिस्तान ने कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर सिंह ने कल भी बड़े स्पष्ट शब्दों में और आज भी आपसे ये बात साझा की है। जो भारतीय रिस्पॉन्स है वो नॉन एस्केलेटरी है, प्रिसाइज है, सटीक है, मेजर्ड है और कंसिडर्ड है। आपने देखा होगा हाल ही में पिछले ही कुछ दिनों में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और उनके पूर्व विदेश मंत्री दोनों ने इस बात को माना है कि पाकिस्तान का ऐसे ग्रुप्स के साथ जो रिश्ता है वो क्या रहा है। पाकिस्तान का जो एक दावा है कि एक इंटरनेशनल इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, एक जॉइंट इन्वेस्टिगेटिव कमेटी होनी चाहिए, दिस कॉल्स फॉर
jointly investigating this heinous and barbaric attack in Pahalgam. पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर अकारण गोलीबारी की तीव्रता बढ़ा दी है, जिसमें कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढर और राजौरी क्षेत्रों में मोर्टार और भारी तोपखाने का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक प्रेस वक्तव्य जारी करने की बात चल रही थी, तो आप सोचिए किस देश ने टीआरएफ का, द रेजिस्टेंस फ्रंट का उसमें मेंशन किया जाना, उसको अपोज किया। पाकिस्तान ने। कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर सिंह ने कल भी बड़े स्पष्ट शब्दों में और आज भी आपसे ये बात साझा की है। जो भारतीय रिस्पॉन्स है वो नॉन एस्केलेटरी है, प्रिसाइज है, सटीक है, मेजर्ड है और कंसिडर्ड है। आपने देखा होगा हाल ही में पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और उनके पूर्व विदेश मंत्री दोनों ने इस बात को माना है कि पाकिस्तान का ऐसे ग्रुप्स के साथ जो रिश्ता है वो क्या रहा है। पाकिस्तान का जो एक दावा है कि एक इंटरनेशनल इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, एक जॉइंट इन्वेस्टिगेटिव कमेटी होनी चाहिए। दीज कॉल्स फॉर jointly investigating this heinous and barbaric attack in Pahalgam. तो ऑपरेशन सिंदूर जारी है और पाकिस्तान पे भारत का हमला भी जारी है और पाकिस्तान के उन ठिकानों को चुन चुन कर मिटाने की जो कसम खाई है वो कसम भी जारी है। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। रिटायर्ड मेजर जनरल हमारे साथ अनुज माथुर जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ के रूप में हैं। आलोक यादव भी हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ के रूप में। और बंसल जी हमारे साथ हैं, जेके बंसल जी रिटायर्ड मेजर जनरल हैं, वो भी हमारे साथ हैं। महेश अग्रवाल जी हैं जो चीन और नेपाल मामलों के जानकार हैं। इसके अलावा रजा बलूच हमारे साथ हैं जो कि बलूच समर्थक हैं, वो भी हमारे साथ हैं। और चर्चा की शुरुआत मैं राजी बलूच साहब से करना चाहूँगा कि जिस तरीके से रजा साहब आप देख रहे होंगे कि आज जो खबरें आ रही है सोशल मीडिया में और जो तस्वीरें आ रही है, जो विजुअल्स आ रहे हैं, उसमें कि पाकिस्तान के झंडे को उतारा जा रहा है बलूचिस्तान से, और एक जगह नहीं करीब करीब दर्जनों जगह से पाकिस्तान के झंडे जो हैं वो उतार दिए गए हैं, बलूच के झंडे लगा दिए गए हैं और बलूच का राष्ट्रीय गान भी वहाँ पर बजाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि अपने आप को आज़ाद घोषित कर देगा अभी बलूचिस्तान, और क्या ये आज़ादी जो आज जो घोषित करेंगे वो अस्थायी रहेगी? जी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका और मेहमानों का। मेरा नाम राजी बलूच है। जी राजी बलूच साहब जी। जी जहाँ तक मसला ये हमारा जो बैरक है उसको लहराने में बलूचिस्तान में ये तो कब का लहरा रहे हैं, स्कूलों में, शहरों में और घर घर में बलूचिस्तान का बैरक वहाँ लहरा रहे हैं बलूच लोग। और ये मैं बताता चलूँ कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज का या गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है सिवाय क्वेटा और तुर्बत के जैसे या ग्वादर के जैसे छोटे टेरिटरी जो मेन सिटी होते हैं उधर उनके चौकी मौकी हैं। बाकी बलूचिस्तान का जो सरजमीन है वहाँ उनका कोई कंट्रोल नहीं है और जिधर भी वो जाते हैं कन्वाई के तौर पर जाते हैं और उनको मार भी पड़ता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं शायद मीडिया पर जो वीडियो आ रहे हैं। उनको हर जगह में उनके लिए हमारे सरमचार बैठे हुए हैं और उनको टारगेट बना रहे हैं। बिल्कुल। तो ये अभी तो जो हमारे पास तो खबर है, ये जो झंडा पाकिस्तान का उतार के बलूच का झंडा लगाया गया, तो क्वेटा से ये खबर आ रही, तो क्या सही खबर है ये? बिल्कुल सही है। क्वेटा में भी और पंजगुर में भी, तुर्बत में भी और हर जगह में, घर घर में अभी तो बिल्कुल मेरे ख्याल में अगर इंडिया पहले से बलूचों का साथ दे देता तो कब का ये मसला ख़त्म हो जाता था। इंडिया और पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है, जो वार अभी चल रहा है,
इसका ज़रूरत ही नहीं बनता, क्योंकि हमें ये ज़रूरत नहीं है कि कोई हमारे लिए लड़े। सिर्फ हमारे साथ अगर ताउन कर देते तो सब चीज़ बराबर हो जाता था, और कब का हमारा रिलेशन दोस्ताना बरादरी तौर पर हो जाता था। और ये जो कंट्रीज़ हैं, दो कंट्री है कि ईरान है और पाकिस्तान, ये दोनों कंट्री नाजायज़ कंट्री हैं, और जब तक ये हैं इस एरिया को सुकून नहीं मिलेगा, हमेशा ये चीज़ होते रहेंगे। और जहाँ तक पाकिस्तान का मसला है, सॉरी मेरा आवाज़ थोड़ा सही नहीं है, नहीं, ठीक है। पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है वो खुद कहते हैं कि हम विक्टिम हैं, मतलब हम भी ये जो टेररिस्ट हैं इनके जद में आ गए, शिकार हैं। लेकिन जबकि उनको मारा जाता है तो वो पाकिस्तानी बैरक के साथ लिपेट कर उनको शहीद समझा जाता है। तो ये कैसा खेल खेल रहे हैं, वो किसको पागल समझ कर ये काम चला रहे हैं। बिल्कुल सही। हमारे साथ तीन रक्षा विशेषज्ञ सेना के जवान हमारे साथ हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल हैं, हमारे साथ रिटायर्ड जनरल हैं। सभी को सबसे पहले सलाम। और अभी जो डेवलपमेंट जो अभी हमारे पास हुआ है, आज दिन भर के जो डेवलप, कल जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था वो तो हम लोगों ने डिस्कस किया कल। आज जो दिन से जो खबर आ रही कि पाकिस्तान में 27 जगहों पे, मैं जेके बंसल साहब आपके पास आ रहा हूँ, पाकिस्तान में 27 जगहों पे जो है आज ड्रोन से अटैक किया गया। उसमें जो रावलपिंडी का जो स्टेडियम है, स्टेडियम में भी जो है वहाँ पर एक ड्रोन वहाँ पर गिराया गया, और जो विजुअल्स भी आ रहे हैं। पाकिस्तान ने इस बात को भी मान लिया है, और पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि अपने लोगों से कह रहा है, वहाँ चूँकि आज प्रीमियर लीग का मैच होने वाला था और टिकटें भी बिक चुकी थी वहाँ से, लेकिन इस बम के गिरने के बाद से कोई बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन जो मैच जो है वो कैंसिल हो गया है वहाँ पर। इसके अलावा जो रावलपिंडी में सेना का जो एक कैंप था, उस कैंप पे भी ड्रोन से हमला किया गया। हालांकि वो हमला भी कहा जा रहा है कि वो उतना घातक नहीं था, लेकिन वहाँ तक हमला किया जा चुका है। बंसल साहब, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान जो है कि भीतर घुस करके अब मारने की बारी है, कि जैसा कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने कहा था कि आतंकियों के पीछे जो लोग हैं उनको खत्म करना जरूरी है, उनको सजा देना जरूरी है, तो क्या दूसरे चैप्टर, ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चैप्टर में अब हम आतंकियों के पीछे जो सेना खड़ी है, क्या उस पर भी टारगेट करेंगे? मुकेश जी, देखिए, ये इसका कोई मकसद नहीं है कि हम दूसरा ऑपरेशन, क्योंकि जो हमारे टारगेट थे वो 9 टारगेटों को ध्वस्त कर दिया गया था और वहीं पे खत्म कर दिया, हमने एंड कर दिया हमारा टारगेट, और जो एम पूरा हो गया। अब एम पूरा होने के बाद में जो है पाकिस्तान को लगा कि भाई अपनी जनता को दिखाने के लिए जो भी उनकी मजबूरी रहेंगी, वो ऐसी गफलत में है। कई बार तो वो कहते हैं जी हमने 5 जो एयरक्राफ्ट गिरा दिए हैं मार के जो है इंडिया के, और 3 उसमें से राफेल हैं, जबकि ऐसा कोई है ही नहीं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। तो अब उन्होंने क्या किया, ये सब कुछ आप जानते ही हैं कि लास्ट नाइट में हिंदुस्तान के जो भारत के 16 सिटीज पर अटैक किया अपने मिसाइल्स और ड्रोन से। जो 16 सिटीज हैं ये जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब और गुजरात के अंदर। लेकिन हमारा डिफेंस सिस्टम इतना प्रिसाइज और स्ट्रॉन्ग और एक्यूरेट है कि उनके सारे मिसाइल्स और उनके ड्रोन को मार गिराया गया है, जिसमें हमारा जो S-400 सुदर्शन चक्र जिसको बोलते हैं आप ही के चैनल के नाम पर है, तो वो अभी उसने सब खत्म कर दिया, ध्वस्त कर दिया इनका सारे मिसाइल, इनके सारे ड्रोन। अब बात ये आती है कि क्योंकि जब कोई अटैक आता है जहाँ से भी, तो जो इनका जहाँ से अटैक आए और जो इनके एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए जो आप कह रहे हैं हमने जो इधर से है वो हार्पी ड्रोन के द्वारा इनके एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त किया है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई, आप ये मतलब कहना ठीक नहीं होगा कि ये उसको सिंदूर को एक्सटेंड करके और उनको पीछे जा रहे हैं आर्मी के। तो आर्मी तो कोई ठिकाना ही नहीं है, आर्मी का अगर ठिकाना हमने ध्वस्त करना होता तो पहले ही कर देते। ये तो बिल्कुल क्लियर किया गया है इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी कि भारत का उद्देश्य ना तो किसी सिविलियन टारगेट पे ना आर्मी टारगेट पे कोई अटैक करने का कोई उद्देश्य नहीं था, सिर्फ जो टेररिस्ट हैं उनको ध्वस्त किया है। तो ये तो अब जब वहाँ पे हुआ है, ये जो उनका अभी लाहौर तो बिल्कुल जो उसका एयर डिफेंस प्रोटेक्शन बिल्कुल खत्म हो गया, और जो रावलपिंडी के हैं जो थोड़ा बहुत तो जो आस पास में थोड़ा बहुत डैमेज हो जाता है, तो उनका वो स्टेडियम डैमेज हो गया। तो कोई ऐसा सिविल के मामले में या वहाँ के आर्मी को यूनिट को नहीं किया गया है। लेकिन ये तो बट नेचुरल है कि जब कहीं से कोई अटैक आता है और वो अटैक को न्यूट्रलाइज करने के लिए
जब वहां से जहां से अटैक आया हमारे पास में, हमारे ऊपर किया गया, तो उनके एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया गया है कि जिससे वो आगे से कोई हिमाकत न करें। जो इंडिया ने या भारत ने उनके किसी जो अम्निशन को या मिलिट्री यूनिट को उनको टारगेट नहीं किया, तो अब उनको सोचना पड़ेगा कि अभी वो दोबारा अटैक नहीं कर पाए, इसलिए एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल बिल्कुल, मतलब भारत ने ये जता दिया है कि हम आपके मिलिट्री सिस्टम को, मिलिट्री जो आपका सेटअप है उसे भी ध्वस्त कर सकते हैं, लेकिन अभी हम कर नहीं रहे हैं। कम से कम वहां तक पहुंचने की बात तो ये हो ही गई है। अनुज जी हमारे साथ है, अनुज माथुर जी। अनुज जी, काउंटर अटैक भी करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से हुई, लेकिन हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने उसे नाकाम कर दिया। फिर भी अमृतसर के पास या जो सीज फायर है उस पर हमारे भी बहुत सारे सिविलियन जो है, 16 सिविलियन को मारे जाने की पुष्टि जो है सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से की गई है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान अभी भी हिमाकत करेगा इस लड़ाई को और भी एक्सटेंड करने की या और भी एस्केलेट करने की? मुकेश, देखिए मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आ रही है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि पाकिस्तान अब ऐसी परिस्थिति में फंस चुका है कि वो सांप छछूंदर की गति हो गई है, ना निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है। देखिए पाकिस्तान को, पाकिस्तान के हुक्मरानों को, पाकिस्तान की सेना को, सबको पता है कि कन्वेंशनल वॉर में वो भारत के सामने कहीं नहीं टिकते, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप कहीं भी, जो ओपन डोमेन में अवेलेबल है, कहीं भी जाके आप कंपैरिजन देख लें, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो आर्मी हो, क्वालिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मुकेश, मैन बिहाइंड द गन। बिल्कुल। एक अभिनंदन MiG-21 के पीछे पाकिस्तान के F-16 को गिरा लेता है, ये ताकत है भारत। बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान के पास पूरा एयर डिफेंस सिस्टम इन प्लेस है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। चाइना से उन्होंने ले रखा है और पता नहीं कहां कहां से उन्होंने या तो भीख में लिया है या खरीद के लिया है, वो उनके पास है। पूरा एयर डिफेंस सिस्टम सियाचिन से लेकर के कच्छ तक उन्होंने लगा रखा है। बावजूद उसके 24 मिसाइल भारतीय सेना दागती है और 24 की 24 मिसाइल अपने टारगेट पे जाकर के टिकती हैं। 100% मिसाइल की कैपेबिलिटी जो मिसाइल बनाने वाली कंपनी है वो भी नहीं देती। बिल्कुल। तो ये जो बात है मैं बता रहा हूं, ये सुनने की मुकेश बहुत आवश्यक बात है कि जो मैन बिहाइंड द गन है वो कंपनी के द्वारा दी गई गारंटी से 10% एक्स्ट्रा डिलीवर कर रहा है। ये ताकत है भारत। तो जब हम जो कंपैरिजन करेंगे तो ये भी उसको ध्यान में रखना होगा अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं। अब आपका प्रश्न कि क्या इसको पाकिस्तान आगे बढ़ाएगा, मैंने बताया पाकिस्तान फंस चुका है, उनके पास कोई चारा नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी अपना मुंह दिखाने काबिल नहीं रही। पहले उनके ऊपर उठ रहे हैं सवाल अवाम द्वारा कि आप क्या सो रहे थे कि बहावलपुर में और वो मौलाना मसूद अजहर के अड्डे में 4 मिसाइल आके लगी हैं। आ रहे हैं ऑलरेडी, 4 मिसाइल आके लगी हैं और वहां वो तबाह हो गया। और वो कौन सी जगह है? बहावलपुर, बहुत बड़े कैंटोनमेंट में से एक है। वहां पर एयर डिफेंस का सिस्टम, सारी चीजें एक जगह है, वहां हमला हो गया। अब जो मैं आपका प्रश्न है, अब ये बता रहा हूं कि पाकिस्तान कर पाएगा, उनके पास कोई चारा नहीं। जहां तक एस्केलेशन का, कोई मेरे को आवाज आ रही है अगर कोई somebody is talking? जी आलोक जी की आवाज आ रही है, आलोक साही जी हाँ जी बोलिए। जी मैं आपको ये बता रहा था कि जहां तक प्रश्न पाकिस्तान के द्वारा एस्केलेट करने का है, उन्होंने एस्केलेट कर दिया कल। और ये उनकी मिलिट्री सोच की कमी है, इतनी कमी है उनके अंदर मिलिट्री सोच की, उनके मिलिट्री लीडर्स में, कि अगर कोई भारतीय सेना का 5 साल नौकरी वाला भी अफसर होगा तो वो आपको गिनती करा देगा कि अगर पाकिस्तान ने हमला करना है तो ये 15 जगह पर वो हमला आएगा। और जब पाकिस्तान ने हमला किया तो उन्हीं 15 जगह पर हमला किया और हमने एक एक करके निशाने पर बांध के सबको खत्म कर दिया। क्योंकि प्रेडिक्टेबल है पाकिस्तान, वो कोई सोच नहीं सकता, कोई इनोवेट नहीं कर सकता। उनकी मिलिट्री लीडरशिप जो है वो बिल्कुल, जो लीडरशिप मिलिट्री की है मुकेश, वो लीडरशिप राजनीति में लगी हुई है, वो लीडरशिप कूटनीति में लगी हुई है, वो लीडरशिप पैसा बनाने में लगी हुई है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो लीडरशिप है वो इंडस्ट्री चला रही है, वो कभी लड़ाई लड़ने में आगे नहीं आ सकती, ये आप मान ले। अब जहां तक जम्मू कश्मीर का जो लाइन ऑफ कंट्रोल वाला इलाका है, वहां उन्होंने कैलिबर बढ़ा दिया है और वो
फायरिंग कर रहे हैं। एक बात बता दूं, ये सिर्फ पाकिस्तान अनप्रोफेशनल पाकिस्तानी आर्मी है जो कि सिविल ठिकानों पर हमला करती है। कोई आर्मी दुनिया की जो प्रोफेशनल है वो सिविल ठिकानों पर हमला नहीं करेगी। इनको इसलिए करने की जरूरत है मुकेश, क्योंकि ये आर्मी टारगेट्स पे कोई असर नहीं डाल पा रहे हैं पिछले इतने दिनों से। तो उन्होंने पुंछ और जो कमजोर टारगेट है उसको चुन करके अपनी बात जो है, बिल्कुल अपने देश में अपने लोगों के बीच में अपनी इमेज को सुधारने के लिए वो कमजोर टारगेट का चयन कर। और आलोक सहाय जी के पास मैं एक बार जाना चाहूंगा। आलोक जी, अगर आपको आवाज मिल रही है तो मेरा सवाल एक जो अभी बलूच जो हमारे जो राजू बलूच है, राजू बलूच से जो सवाल हमने पूछा वो सवाल पूछूंगा। और एक जो चाइना का डिफेंस सिस्टम जो HQ9 जो पाकिस्तान यूज कर रहा था और उसके फेल होने पर मैं पूछूंगा क्या, क्योंकि पाकिस्तान के भीतर में आवाज उठने लगी है वहां पर सोशल मीडिया पर, और वहां के लोग भी अब कहने लगे हैं कि चीन ने हमें नकली माल बेचा है। चाइनीज माल तो हम लोग कहते हैं कि चाइनीज माल पे विश्वास नहीं किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान में ये दिख गया कि भाई इतने महत्वपूर्ण जगह, इतने महत्वपूर्ण समय में भी चाइना का जो डिफेंस सिस्टम है वो काम नहीं किया। क्या पाकिस्तान और चाइना के बीच में इसको लेकर के भी कुछ चर्चा होगी? और क्या बलूच की जो अभी स्थिति है, मैं चाहूंगा उस पर आप जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या बलूच अभी आज़ाद हो सकता है इस मौके का फायदा उठा करके? देखिए, आपने दो बातें पूछी। सबसे पहले तो चाइना का जो मिसाइल है उस पर मैं बता दूं कि मिसाइल चाहे कितना भी कैसा भी हो, मिसाइल जब लॉन्च की जाती है किसी भी टारगेट पे, जैसे हवाई जहाज पे उन्होंने लॉन्च किया था हमारे फाइटर्स पे जो हमारे सीमा के पास घूम रहे थे, तो एयरक्राफ्ट में भी फाइटर्स में भी ऐसे सिस्टम होते हैं कि उस मिसाइल को हम कैसे इवेड करें। हमारे पास भी इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग की सिस्टम है, हमारे पास भी जो नॉर्मल फाइटर्स में फ्लेयर्स का सिस्टम होता है कि कैसे वो मैन्यूवर करके फ्लेयर्स को छोड़ करके और मिसाइल को डाइवर्ट कर देगा दूसरी तरफ। तो ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि आपके पायलट की एफिशिएंसी कुशलता कितनी ज्यादा है। अगर वो ज्यादा कुशल है तो वो किसी भी मिसाइल को इवेड कर पाएगा। अगर आपकी तकनीकी ज्यादा अच्छा है तो आप उसको इवेड कर पाएंगे, और वही हो रहा है। तो जैसा कि हमारे प्रीवियस मेजर साहब ने बोला है, वही बिल्कुल बात है, मैन बिहाइंड द मशीन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और यही कारण है कि अच्छे अच्छे अस्त्र शस्त्र लेकर के भी, F-16 लेकर के भी, HQ9 मिसाइल लेकर के भी पाकिस्तान जो है उसका प्रभाव, उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। अब आपने कहा बलूचिस्तान की बात। बलूचिस्तान का जो प्रॉब्लम है वो 1931 से चला रहा है। अंजुमन-ए-इत्तेहाद बलूचिस्तान की स्थापना हुई थी 1931 में, और तब से वो अपने स्वाभिमान के लिए वो लड़ रहे हैं। 2000 में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का गठन हुआ। बलूचिस्तान में लड़ाई इतने दिनों से चल रही है कि, और वहां पर इतना अत्याचार हुआ है, लोग गायब कर दिए जाते हैं। बिल्कुल, वहां बड़े कई घरों से लोग उनके गायब हैं, और आप ऐसा वो देश है पाकिस्तान की सूचना भी नहीं देता है कि हमने कहां उनको रखा है, मार दिया या गड़ा दिया या क्या किया। तो आक्रोश जो है वहां धीरे धीरे इतना बढ़ गया है कि अब बलूचिस्तान पाकिस्तान के कंट्रोल में रह नहीं गया। और ये इतना बड़ा क्षेत्र है, देखिए 44% जो क्षेत्रफल है पूरे पाकिस्तान का, उसका 44% बलूचिस्तान है। 3,47,000 किलोमीटर से ज्यादा इसका क्षेत्रफल है। तो अगर बलूचिस्तान कटेगा तो सोचिए आपकी लगभग आधा पाकिस्तान का क्षेत्रफल लगभग आधा हो जाएगा। तो ये सही मौका है, ये सही मौका है। मुझे भी लगता है कि बलूचिस्तान के लोग जब अपने सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए इस तरह से खड़े हुए हैं एक जालिम नेशन के खिलाफ, तो भारत को भी इसमें अब सहयोग देना चाहिए। और अगर बलूचिस्तान में जैसे आज हमने दृश्य देखा कि वहां वो पाकिस्तानी झंडा निकाल करके अपना झंडा लगा रहे हैं, तो यही स्वतंत्रता की डिक्लेरेशन की शुरुआत होती है। शुरुआत यहीं से होती है, और ये शुरुआत हो रही है। और भारत को भी अगर ये शुरुआत हो जाती है तो भारत को भी बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र अगर वो अपने आप को घोषित करता है तो उसको तुरंत मान्यता देनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल मान्यता देनी चाहिए। और शायद जो बलूच लोग हैं वो बार बार जब भी हमारे साथ जुड़ते हैं तो वो यही कहते हैं कि भारत को मान्यता देनी चाहिए। भारत सरकार क्या सोचती है वो तो भारत सरकार बताएगी, भैया बताएंगे। महेश अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, भारत और चाइना के मसले पर जो है बहुत अच्छी समझ रखते हैं, भारत चाइना और नेपाल के मसले पर। और अभी चीन को लेकर के काफ़ी डेवलपमेंट है। चीन की तरफ से जो है एक स्टेटमेंट भी आज जारी किया गया है और कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान को जो है मिलकर के हाल शांति की तरफ बढ़ना चाहिए। और साथ में ये भी कहा कि आतंकवाद, किसी भी तरीके के आतंकवाद के हम खिलाफ हैं। महेश अग्रवाल जी, इस स्टेटमेंट को आप किस तरीके से देखते हैं कि एक तरफ आप आतंकवाद को के खिलाफ बता रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि भारत जो है वो शांति की तरफ बढ़े, दोनों बातचीत करें?
चीन के वक्तव्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जी नेपाल बगल में है, मैं जहाँ रहता हूँ वो रक्सौल सीमाई क्षेत्र है, और नेपाल में जो चीन कर रहा है वहां पे साइनो इस्लामिक गठबंधन है, जी और वो बराबर वहां पे इस्लामिक ग्रुप को मदद करता है। और भारत नेपाल सीमा पर जिस हिसाब से टेलर्ड डेमोग्राफी चेंज की जा रही है, और हाल में एक घटना अभी तुरंत घटी, परसों 11 सदस्य आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव ने नेपाल को विजिट किया है। बिल्कुल। साथ में एक तथ्य और बताता हूं, बांग्लादेश में एक हफ्ता पहले एक स्टेटमेंट जारी किया कि वो उसकी नजर जो है पूर्वोत्तर राज्यों पर है, हमारे नॉर्थ ईस्ट पे। तो चीन को समझना बड़ा दुष्कर है, और चीन बराबर इस्लामिक संगठनों को यूज करता है। तो नेपाल में और बांग्लादेश में उसका खेल अलग है, और यहां हम लोग को वो प्रवचन दे रहा है, और एक तरफ ये कह रहा है कि आतंकवाद के हम विरोध में हैं। तो अभी हमारी सरकार को बहुत क्लोज वॉच रखनी होगी। बांग्लादेश भारत बॉर्डर पे, नेपाल भारत बॉर्डर पे, कल ही हमारे यहाँ रक्सौल बॉर्डर पे 4 चाइनीज नेशनल पकड़े गए हैं, जो कि भारत में घुस रहे थे बिना डॉक्यूमेंट के। उनके साथ एक नेपाली लड़की थी, और वो चाइनीज सारी भाषा बोल रहे हैं, भोजपुरी बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं। और वो जो नेपाली लड़की साथ में थी, उसका संबंध पाकिस्तान के एक लवर से था, पाकिस्तान के एक लड़के से उसका लव अफेयर है, और यहाँ अधिकारियों के सामने वो पाकिस्तान बात कर रही थी। तो ये आज की इस परिस्थिति में बड़ा ही सेंसिटिव है इंडो नेपाल बॉर्डर और इंडो बांग्लादेश बॉर्डर। तो इन पर बहुत कड़ी नजर रखने की आवश्यकता है कि कहीं हमारा एंगेजमेंट इधर पाकिस्तान की तरफ बढ़ता है तो हो सकता है कि वो पूर्वोत्तर में हमको डिस्टर्ब करें नेपाल के माध्यम, क्योंकि वो सामने की लड़ाई नहीं लड़ते, न चीन लड़ता है न पाकिस्तान लड़ने की हिम्मत में यानी कैपेसिटी में है, लेकिन वो अंदरूनी गड़बड़ी करने में सक्षम है। इस पर नजर रखने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि अंदरूनी जो है गड़बड़ी कर सकता है, उस पर नज़र रखने की आवश्यकता है। हमारे साथ मैं बंसल जी एक बार जाऊंगा, और हमारे तीनों जो मेहमान हैं उनसे मैं रक्षा विशेषज्ञ से पूछूंगा कि भारत की लड़ाई जब सीमा के पार होती है तो हम परफॉर्मेंस देख रहे हैं कि किस तरीके का अटैक होता है, किस तरीके का रिजल्ट होता है, लेकिन भारत के भीतर के पाकिस्तान से जब लड़ाई की बात आती है तो हम थोड़ा वहाँ कमज़ोर पड़ जाते हैं, क्योंकि अपने लोग वहाँ पे होते हैं, उनके चेहरे पे जो होता है, दिल में जो होता है, दोनों अलग अलग होता है। और उस फ्रंट पे लड़ाई लड़ने में अक्सर हमें दिक्कत होती है, भारत को दिक्कत होती है, सरकार को दिक्कत होती है, सेना को दिक्कत होती है। क्या आपको लगता है कि अभी जो चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर, क्या इसमें इस भारत के भीतर के पाकिस्तान के खिलाफ भी कोई ऑपरेशन चलाना चाहिए कि इसको किस तरीके से साफ किया जाए? मैं बोलूं जी, देखिए मैं नहीं समझता इस समय जो है उचित है ऐसा कोई ऑपरेशन चलाना। साफ बोलूंगा, हो सकता है बंसल जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, साहिद जी ने शुरू कर दिया है तो मैं उनसे पहले लेता हूं, फिर आपके पास आता हूं। जी जी। भारत में ही नहीं, पूरा ग्लोबली, पाकिस्तान में भी ये जो ब्रेन वॉश की जो मैकेनिज्म है, ब्रेन वॉश जो कर दिया जाता है, मैं सारे मदरसों को दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन काफी ज्यादा मदरसों में ये ब्रेन वॉश की जो प्रक्रिया चल रही है, आप बच्चे को ऐसी शिक्षा देते हो, ऐसा उसका दिमाग बदल देते हो। आप छोटे छोटे बच्चों से जाके इंटरव्यू लेते हुए वीडियो आ रहा है, वो बच्चे को ये सिखाया जाता है कि ये तो तुम्हारा दुनिया ही नहीं है, तुम तो अल्लाह द्वारा भेजे गए हो, असली दुनिया तो तुम्हारी वहां है, एक मिशन के लिए तुम यहाँ भेजे गए हो कुछ समय के लिए, तुम मरने के लिए, जिहाद के लिए, और मरने पर शबाब मिलेगा और जन्नत मिलेगी, ये अगर आप छोटे बच्चे को सिखा देंगे तो उसका तो दिमाग ऐसे बदल जाएगा, और कि बहुत इजी है फिर उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उसको अपने में शामिल कर लेना, और यही हो रहा है। तो हमें अपनी पूरी रणनीति बदलनी पड़ेगी। अभी तक हमने इस चीज को समझा ही नहीं है। आप देखिए, 10 टेररिस्ट मारेंगे, 20 टेररिस्ट आ जाएंगे, 100 टेररिस्ट मारेंगे, उसके बाद 200 आएगा। टेररिस्टों का जो जहां से ब्रीडिंग हो रहा है, जो ब्रीडिंग ग्राउंड है, उस पर आपको अटैक करना पड़ेगा, उसको आपको रोकना पड़ेगा। और देखिए, ये तो भारत के अंदर ये करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप स्लीपर सेल से
आप एक समय आएगा, इतने स्लीपर सेल्स हैं आपके यहाँ कि आप लड़ते लड़ते परेशान हो जाएंगे। आप देखिए सोशल मीडिया पर किस तरह की बातें चल रही हैं। बिल्कुल। आप देखिए कि किस तरह से लोगों को बरगलाया जाता है, किस तरह से लोगों का माइंड डाइवर्ट किया जाता है, कैसे मीडिया कैंपेन्स चला करके टारगेट किया जाता है देश को और धर्म को। आप फिर ये देखिए, अच्छा दूसरी बात की पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान की स्ट्रेटजी इतनी सिंपल है, बढ़िया है, हमने उसको अच्छी तरह अब समझाया जाके। पाकिस्तान जो है वो टेररिस्टों को पालता है, ट्रेनिंग कैंप अपने यहां देता है, हमारे यहां भेजता है अटैक करने के लिए। हम क्या करते हैं, टेररिस्ट को मारते हैं, टेररिस्ट से लड़ते हैं, मर गया तो टेररिस्ट मर रहा, पाकिस्तान को उससे क्या हुआ, पाकिस्तान और टेररिस्ट पैदा कर रहा है और जिहादी मेंटालिटी के लोग वहां उसको मिल रहे हैं, मदरसा से ब्रेन वॉश किए हुए, वो सीधे जिहाद के नाम पर, धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर वो आ जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, गरीबी इतना ज्यादा है कि वहां पर अच्छा रहने खाने को मिल रहा है तो कुछ लोग तो ऐसे ही चले आते हैं। तो ये जो ब्रीडिंग ग्राउंड है ये बंद करना होगा और हमें यह समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान को कुछ भी नहीं हो रहा है टेररिस्टों को मारने से। जब तक पाकिस्तान को चोट नहीं पहुंचेगी, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तानी जनरल्स को जब तक उनकी लाशें नहीं बिछेंगी तब तक ये डेटरेंस का काम नहीं करेगा। सिर्फ आतंकवादियों को खोज के मारना हमारे लिए बहुत ही फ्यूटाइल होगा। बिल्कुल, और अब तक हम वही करते आए हैं। अब तक जो है हम आतंकवादियों को मारते आए हैं, लेकिन आतंकवादी के पीछे जो लोग खड़े हैं उनको नहीं मार रहे हैं, इसीलिए ये स्थिति आ जाई है। लेकिन सरकार इस बार प्रतिबद्ध है, डिटरमाइंड, जो आप कह रहे हैं कि पूरे डिटर्मिनेशन के साथ जो है स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। बंसल जी, क्या आपको लगता है कि जो बात सहाय जी ने कही है, आलोक सहाय जी ने, क्या लगता है कि बिल्कुल सही है कि अब तक हम आतंकियों को मारते आए हैं, आतंकियों को मारने से आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि अंदर का अभी करना, देखिए यह समय नहीं है कोई हार्ड एक्शन या ड्रास्टिक एक्शन लिया जाए, लेकिन इतनी बात जरूर है कि कुछ एक्शन लिया जा रहा है। जैसे बहुत सारे पाकिस्तानी हैं यहाँ, उनके जो रिश्तेदार हैं और जो उस तरह की चीजें हैं वो पाकिस्तान से जो रिलेटेड है उसके ऊपर एक्शन ले लिया जाएगा। तो इस समय सेंटीमेंट सबके हैं वो सपोर्टिव। अगर किसी और तरह का अभी अभियान चलाया जाए जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर में यूनिटी है, वो अपोजिशन की भी है और जो हमारे मुस्लिम भाई हैं सबकी भी है, तो एक इस समय अफरा तफरी का माहौल हो सकता है। तो मेरे विचार से मेरा पर्सनल मत ये है कि अभी उसको ना छेड़ा जाए और पहले जो है हम पाकिस्तान से निपट लें। कोई धीरे धीरे जो अपने देश के अंदर में भी समझा बुझा करके, अपने जो कुछ ही लोग ऐसे होते हैं, सबका माइंड ऐसा नहीं होता। आज की तारीख में आप देखिए जो हमारे मुस्लिम भाई हैं ओवैसी भी हैं, वो भी बहुत सपोर्टिव हैं सब कुछ जो है भारत उसके साथ में। तो अभी हमें पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़नी है और उसके बाद जो आंतरिक हैं उसको तो देखिए हमेशा ही देखना बहुत जरूरी है। उसके ऊपर एक्शन होता भी रहता है, बहुत सारी जो ऐसी संस्थाएं हैं जो स्लीपर सेल हैं उनके ऊपर एक्शन होता है। तो लेकिन ये समय नहीं है कि उसके ऊपर कोई ऐसा क्रैक डाउन किया जाए, मेरा ये मानना है। बिल्कुल। अनुज माथुर जी, क्या अभी जो स्थिति है, अभी जिस तरीके से ड्रोन हमले भारत की तरफ से किए गए, पाकिस्तान भी रिटेलिएट अपने तरीके से कर रहा है, क्या इसे हम युद्ध मान सकते हैं? क्योंकि जो अमेरिका की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है और अपने राजनयिकों के लिए और पाकिस्तान में जो अमेरिकी नागरिक रह रहे हैं उनके लिए कहा गया है कि इस्लामाबाद आप छोड़ दें या जहाँ है वहाँ सुरक्षित स्थानों पर रहें। तो कि इसे क्या माना जाए? इसको क्या युद्ध की स्थिति में क्या दुनिया इसे युद्ध मान रही है? नहीं मुकेश जी, देखिए आपको मैं बताऊं, बिल्कुल जब हमने वहां पर मिसाइल से हमला किया जी, उनको बता के किया, पूरी विश्व को बता के किया कि हम यहाँ पर मिसाइल से आतंक के अड्डों पर हवाई हमला करने वाले हैं और उसको हमने अंजाम दिया। उसके रिटेलिएशन में जैसे ही पाकिस्तान ने मिसाइल, ड्रोन और हवाई जहाज से भारत पे हमला किया, युद्ध शुरू हो चुका है। मुकेश, मैं आपको बताता हूं, जो युद्ध होता है हमेशा 3 डोमेन्स में लड़ा जाता है। पहला इकोनॉमिक वॉरफेयर, दूसरा साइकोलॉजिकल या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और तीसरा वो काइनेटिक वॉरफेयर, जहां पर आप अपने मिलिट्री टूल्स को अपना मकसद हासिल करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। ये तीसरा, ये युद्ध जो है वो लगातार साथ साथ चलते हैं। जब हमने 22 अप्रैल को, आपने मिस्री साहब को भी सुना, आपने सबको सुना, युद्ध का जो उद्घोष था वो 22 अप्रैल को हो गया था। उसके बाद हमने इकोनॉमिक वॉरफेयर शुरू किया। उनको सिंधु जल समझौते को हमने सस्पेंड किया, हेल्ड इन अबेयंस। उसके बाद हमने ट्रेड रिलेशंस बंद किए। उसके बाद हमने अपने सारे जो पॉइंट्स हैं एंट्री के, एग्जिट के, उनको बंद किया, अपने बंदरगाहों को बंद किया, उनके पोस्टल और कुरियर सर्विस को बंद किया, एयर स्पेस को बंद किया, ये तमाम एक्टिविटीज। अब हमें प्रयास करना चाहिए और आई एम श्योर
ये हो रहा होगा कि हम किसी प्रकार से पाकिस्तान के ऊपर आर्थिक रूप से दबाव डलवाएं, चाहे वो IMF की तरफ से हो, चाहे वर्ल्ड बैंक की तरफ से हो, या उनके जो दानदाता हैं उनके जो उनसे उनकी तरफ से हो, वो भी होना चाहिए। तो ओवरऑल जहां तक सवाल है, वो काम युद्ध शुरू हो चुका है। अब जब पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल से भारत पे हमला किया तो वो एक्चुअल काइनेटिक वॉर भी शुरू हो गया है। इसी वजह से हमने जब पहला हमला किया था वो सिर्फ आतंकी ठिकानों पर था, जो दूसरा हमला किया है वो हमने उनके एयर डिफेंस के सेंटर्स पे हमला किया है, और इतने इफेक्टिवली हमला किया है जिससे कि उनको अपना पाकिस्तान लीग भी जो है वो वहां से उठा करके सारे मैच कराची में करने पर पड़ गए, क्योंकि पूरा पाकिस्तान उनके हमारी जद में है। अब मैं ये जो 2 दिन की गतिविधियां हुई हैं उनसे जो निकल करके बाहर निष्कर्ष आ रहा है वो ये है कि भारत की सेनाओं का, भारत के लोगों का और भारत की सरकार का भारत की सेना में जबरदस्त जो है कॉन्फिडेंस बढ़ा है। उनको मालूम है कि भारत की सेना जब चाहे जहां चाहे जो कर रही है, कर पा रही है। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना में मनोबल गिरा है। उनको पता है कि कितना डेंस एडी एनवायरनमेंट है पाकिस्तान के पास, मतलब एयर डिफेंस एनवायरनमेंट, वायु के हमले के खिलाफ जो एनवायरनमेंट बना के रखा हुआ है बहुत डेंस है पाकिस्तान का। बावजूद उसके 24 की 24 मिसाइल ठिकाने पे, बिल्कुल, बावजूद उसके सारे ड्रोन्स ठिकाने पर। तो ये प्रश्न जो है वो पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान की सेना से पूछ रही है। पाकिस्तान के सांसद पाकिस्तान की असेंबली में रो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि या अल्लाह मुझे बचा। माथुर साहब और साहिद साहब, मैं दोनों से एक सवाल और पूछूंगा। अभी हमारे साथ राजीव बलूच भी हमारे साथ हैं। हम इतना मजबूत है, हमारी सेना का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है, और ये आतंकवादियों से निपटने के लिए रोज़ के जो झगड़े रोज़ हमारे पास हुआ, अभी ये लड़ाई मान लीजिए ख़त्म ही हो जाता है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कल पाकिस्तान कोई आतंकी हमारे पास नहीं भेजेगा। क्या ये नहीं सही समय नहीं है कि बलूच को समर्थन दे दिया जाए, बलूच के साथ लड़के खड़ा होकर किसी एक पाकिस्तान के एक और टुकड़े कर दिए जाए, और उसके बाद पाकिस्तान जो है अपनी लड़ाई जो है हमसे तो कम से कम थोड़ी राहत तो मिलेगी, भाई बलूच से वो निपटो या हमें तो कम से कम शांति से रहने दो। देखिए पाकिस्तान की फितरत ऐसी है। देखिए मैं आपको मुकेश बताऊं, पाकिस्तान बलोचिस्तान अलग होना वो अपने आप होगा और वो होना अवश्यंभावी भी है। मैं राजीव बलूच जी को अभी उनको यकीन दिलवाना चाहता हूं अपनी तरफ से कि आप देखिए समय आ गया है, हमारे जीवन काल में हमें देखने को मिलेगा कि बलोचिस्तान एक अच्छा सभ्य इंडिपेंडेंट कंट्री होगा, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक सवाल है पाकिस्तान की जो फितरत है उसके हिसाब से सिर्फ बलूचिस्तान नहीं, मुझे लग रहा है कि और भी इसके कई हिस्से पुर्जे जो हैं वो अलग होंगे। जो पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ या ईस्ट पाकिस्तान उस समय के साथ किया था, वो ही परिस्थिति आज बलोचिस्तान में है। लोगों को मारना, गायब करना, महिलाओं के साथ बदसलूकी, बलात्कार, लूटपाट, किलिंग्स, तो ये तमाम चीजें वही की वही हैं। और ये होकर वही खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, वही वजीरिस्तान में हो रहा है, और वही वहां। आप देखिए, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। ये मंगला डैम की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मंगला डैम पर भारत ने हमला कर दिया। झूठ, सफेद झूठ, वो इसलिए कर रहे हैं। अब मैं आपको मंगला डैम की बात बताता हूं। मंगला डैम से बहुत जितना भी बिजली का प्रोडक्शन होता है वो पानी भी पीओजेके के लोगों का है, डैम भी पीओजेके में बना हुआ है, और जो बिजली का प्रोडक्शन होता है वो 90% पंजाब और सिंध में चला जाता है। तो 10% बिजली वहां बचती है, वो दुगने दाम पर पीओजेके के लोगों को मिलती है। ये बात आज पीओजेके के लोगों को पता पड़ रही है। यही नारे खैबर पख्तूनख्वा में लग रहे हैं, यही नारे गिलगिट बाल्टिस्तान में लग रहे हैं कि भाई हमारा पानी हमने ले जाने देंगे। तो एक राजीव बलूच साहब से मैं एक चीज पूछूंगा कि इतने मजबूत है, इतनी चीजें स्थितियां जो है आपके अनुकूल है, तो आप जब पाकिस्तानी फोर्स आपके इलाके में आते हैं तभी आप लोग उस पर अटैक करते हैं, उसे घुसने दें। क्या आप लोग अभी क्या उस स्थिति में है कि पाकिस्तान पे आप भी तो अटैक कर सकते हैं? क्या वो उस स्थिति में है आप लोग? हम लोग बिल्कुल उसी सिचुएशन में हैं और हम कर रहे हैं ये चीज़। जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं कोई आपके सवाल के बजाय मैं कोई और जगह आपको लेके जाऊंगा कि ये जो अटैक हुआ था इंडिया के ऊपर, जहाँ तक मेरा ख्याल है पाकिस्तान खुद जैसे कोई एक दीवार का या पहाड़ के ऊपर गिरने के जगह में होगा, तो वो गिर रहा था। वो ये काम कर रहा था इंडिया के ऊपर अटैक करके, ताकि पाकिस्तानी अवाम जो है
उनको ये बताए कि भाई हम लोग खतरे में हैं, ताकि बलूचिस्तान का जो सिचुएशन है, जो सूबे सरहद के जो पख्तून हमारे भाई हैं उनके, और सिंधी लोग भी उठे हुए हैं, वो भी अपनी सिंधु देश को मांग रहे हैं। तो ये इस मसले को मेरे ख्याल में दबाने के लिए, अवाम को दिखाने के लिए कि भाई हम पाकिस्तान खतरे में है, और उन्होंने ये आतंकवादियों को भेजा हिंदुस्तान के ऊपर अटैक करके। जहां तक डाइवर्ट करने के लिए, ये बात हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, आपसे भी किया और भी दूसरे जो बलूच भाई यहाँ पर आए थे उनसे भी किया था कि पाकिस्तान ने डाइवर्ट करने के लिए, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये जो है आतंकी घटना को अंजाम दिया। हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा। वाइंड अप। राजीव बलूच जी हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक सहाय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे साथ जो अनुज माथुर जी जुड़े थे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अभी जाने से पहले एक जो ब्रेकिंग हमारे पास आई है, वो ब्रेकिंग मैं आपको बता दूं, बड़ी खबर है हमारे पास। बड़ी खबर यह है कि जो यूनाइटेड नेशन ने अपने राजनयिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, और लाहौर दूतावास के सभी राजनयिकों को सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा गया है यूनाइटेड स्टेट की तरफ से, अमेरिका की तरफ से। यानी अमेरिकी नागरिक खुद को किसी सक्रिय संघर्ष वाले क्षेत्र में पाते हैं या लगता है कि उनको अकेले निकल सकते हैं, तो वहां से निकल, सुरक्षित रूप से अगर संभव हो तो तुरंत वहां से निकल जाए। अगर बाहर निकलना सुरक्षित ना हो तो अपने ठिकानों पर, अपने घरों पर ही रहे। और साथ में राजनयिकों के लिए भी एडवाइजरी है, और यह भी एक कहा गया है कि दूतावास में ही सभी राजनयिक रहें, और जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के पास में जो उनका ऑफिस है उनको भी वैकेट करने के लिए, यानी खाली करने के लिए कहा। ये जो है ये एडवाइजरी है, ये एडवाइजरी हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं आप। ये करीब 3:30 बजे यूनाइटेड स्टेट की तरफ से जो ये एडवाइजरी जारी की गई थी। तो तो अभी ये जो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है, और ये तब तक जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान से आतंकियों का नामो निशान नहीं मिट जाता। और जिन लोगों ने हमारे बहनों की सिंदूर को मिटाया है, उस सिंदूर का बदला जब तक नहीं ले लिया जाता है, तब तक ये ऑपरेशन जो है जारी रहेगा। पाकिस्तान में हरकंप है, और हिंदुस्तान की सेना का मनोबल जो है बिल्कुल अपने शिखर पर है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे भी इस ऑपरेशन से जुड़े सभी खबरें आपको लगातार दिखाते रहेंगे, और जो अपडेट्स है वो भी हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।